एपिसोड 293। उनकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। वो भी इस तरह की दर्दनाक जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। मोक्ष और ईशानी वहां से चले गए। वो दोनों सीधा राजवंश विला निकल गए, क्योंकि ईशानी अब अपनी दोनों बच्चों को छोड़कर ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती थी। वहीं आधे घंटे बाद पूरे मीडिया में सारे प्रूफ के साथ सिन्हा फैमिली की कारनामे दिखाया जा रहा था। सभी नेटिजन सिन्हा फैमिली को बुरी तरह से गलियां देकर कोस रहे थे। उनमें कुछ वीडियोस थे जो रत्नाकर सिन्हा की थी और बाकी लैब की थी, जहां जबरदस्ती लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अब आगे ये सिन्हा फैमिली कितनी घटिया और क्रूर है, यही वजह है कि वो राज परिवार के नाम पर सत्ता पर बैठकर छिपते रहते हैं। इन जैसे लोगों को तो मार डालना चाहिए। ऐसे घटिया लोग जीने के लायक नहीं होते हैं। गरीब लोगों के ये सब बस चीज समझते हैं, इसलिए उनके साथ जानवरों की तरह बिहेव करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिचारक पर कोड़े मारकर घसीट घसीट कर टुकड़े टुकड़े करके मार देना चाहिए। इतने भयानक लोग इस दुनिया में कैसे हैं? और ये सब अब तक गवर्नमेंट के नजरों से कैसे बचे रहे? क्या गवर्नमेंट की हाई ऑफिसर्स भी उनके साथ मिले हुए हैं? उन सब साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उन्हें भी फांसी दे देनी चाहिए। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई गरीब मजदूर लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की? अब गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और सिन्हा फैमिली में जो भी इसमें शामिल है उन सबको जेल में डालना चाहिए। पूरे मीडिया में लोग आक्रोश से भरे हुए बात कर रहे थे। वहीं पूरे गवर्नमेंट और बाकी पॉलिटिकल पार्टी में भी हलचल मची हुई थी। जो लोग सिन्हा फैमिली के करीब थे वो सब लोग डरे हुए थे। तभी एक और न्यूज ने सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति भवन से सीधा ऑर्डर आया। जो भी लोग सिन्हा फैमिली के इन कामों में उनकी मदद करते होंगे उन्हें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें पोस्ट से हटा दिया जाएगा, और जिसे भी संदिग्ध पाया गया उन पर भी इन्वेस्टिगेट होगा। और जो भी साइंटिस्ट इस घटिया काम में शामिल है उन सबको कोर्ट के दंड देने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये न्यूज बहुत सारे लोग और पॉलिटिकल पार्टी नेता के ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी, और खास करके इसका सबसे ज्यादा असर राजस्थान पर पड़ने वाला था। पूरे मीडिया में फिर से हलचल मच गई। ज्यादातर लोग खुश थे। वहीं एक बड़े से घर में कुछ लोग खड़े हुए थे। उनके सामने कुछ लाशें पड़ी हुई थी। वो खूनी दृश्य बहुत भयानक था। अगर कोई कमजोर दिल के इंसान इसे देख ले तो जरूर वहीं डर से मर जाएगा। किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर, तो किसी की आंखें नहीं थी तो किसी का कान और जीभ नहीं था। दर्जनों लाशें नीचे कटी फटी हालत में पड़ी हुई थी। उनके सामने जो लोग खड़े थे वो सब थोड़े हैरान थे। ये सब कोई और नहीं सिन्हा फैमिली की रत्नाकर सिन्हा, सुरेश सिन्हा और नरेश सिन्हा थे। उनके पास दो लोग और खड़े थे जो कि यशराज और पारस थे। ये सब वो लोग थे जिन्हें मोक्ष और ईशानी ने बेरहमी से मार दिया था, और सिन्हा फैमिली के ठिकाने को ट्रैक करके उन सभी कटी हुई लाशों को यहां भेज दिया था। सिर्फ उन तीनों जैनट्स की लाशों को छोड़कर, जिसे ईशानी ने उनकी फैमिली के पास अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा दिया था। तभी नरेश ने एक छोटे से बॉक्स को एक गार्ड को जांच करने दे दिया जो उन लाशों के साथ ही आई थी। गार्ड ने उसे अच्छे से जांच किया और उसे जब पता चला कि उसने कुछ भी ऐसा एक्सप्लोसिव नहीं है तो उसने उस बॉक्स को ओपन कर दिया। वहीं बाकी सब भी उस बॉक्स को देख रहे थे। वहीं वो बॉक्स के अंदर से कुछ देखते ही वो आदमी थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। उसकी ऐसी अजीब हरकतें देखकर सबकी आंखें सिकुड़ गई। सुरेश ने उस बॉक्स से गिरा दोनों अजीब दिखने वाली नोट को उठा लिया, और उस नोट को पढ़ते ही सुरेश भी डर से भर गया। क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर रहे हो जैसे ये कोई बॉम्ब हो? नरेश जी ने सुरेश जी की तरफ देखकर भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये लेटर माफिया क्वीन की तरफ से है। इतना कहकर उसने बाकी सबके सामने उस नोट को कर दिया। तो सब उस नोट को अच्छे से देख पा रहे थे। नोट में बस इतना लिखा हुआ था, तुम सबने मेरे भाई को चोट पहुंचाकर खुद अपना मौत मांगा है, इसलिए मुझे तुम लोगों को मौत देकर नर्क भेजने में बहुत खुशी होगी। जिन जिन लोगों ने उन दोनों को हाथ लगाया है उन सबको उससे भी बुरी सजा मैंने दे दिया है। अब मौत की बारी तुम सबकी। मौत से पहले खुद की बनाई इस घटिया साम्राज्य को बर्बाद होते हुए देखो। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। और इसके नीचे एक खंजर का निशान था, जो कि सबको पता था कि ये मिस क्वीन की खंजर है जिससे वो लोगों को मारना पसंद करती थी। अंडरवर्ल्ड में सबको इस निशान के बारे में अच्छी तरह से पता था। ये इस तरह की नोट अंडरवर्ल्ड में सब किसी मौत की आदेश की तरह मानते थे। ये नोट पढ़कर वहां खड़े पारस को छोड़कर बाकी सब सदमे में चले गए। ये क्वीन उनके पीछे क्यों पड़ गई? उन लोगों के साथ तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। और इसमें किन दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है? उन्होंने अभी किसे मारा है? सब यही सोच रहे थे। तभी नरेश जी ने उस दूसरे नोट को ओपन किया तो वो और भी डर गया। इस पर माफिया किंग का लोगो था, जो किसी मौत का फरमान से कम नहीं था। जो भी माफिया क्वीन से उलझना चाहता है तो तुम सबको मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। बस कुछ शब्द ने ही सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। पारस, जिसे माफिया क्वीन की लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसे भी माफिया किंग की तरफ से चेतावनी देखकर हैरानी हो रही थी।
वो तो इसलिए सिन्हा फैमिली से मिल गया था क्योंकि उसे लगा था इससे वो जल्द ही अपनी बटरफ्लाई को ढूंढ लेगा। फिर इन सबको वो झटके में खत्म करके अपनी बटरफ्लाई को यहां से ले जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सिन्हा फैमिली उसके लिए कुछ भी नहीं थी, जिनके अंदर दिमाग नाम का चीज ही नहीं था। उसे परवाह थी तो सिर्फ अपनी बटरफ्लाई की, जिसे वो बहुत जल्द अपनी बाहों में अपनी पिंजरे में हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। और उसकी टीम भी अभी तक ठीक से पता नहीं कर पाई थी, इसलिए उसे सिन्हा फैमिली से हाथ मिलाना पड़ा ताकि काम जल्दी और आसान हो जाए। वहीं सब सोच रहे थे कि आखिरकार उन्होंने क्वीन और किंग का क्या बिगाड़ा है। तभी नरेश कुछ सोचते हुए बोला, फिलहाल अभी तो हमने बस 2 इंसान को मारा है, उसमें से एक डॉक्टर ईशा की असिस्टेंट था और दूसरा शायद राजवंश कॉर्पोरेशन की मोक्ष राजवंश का असिस्टेंट था। तो क्या माफिया क्वीन का भाई उन दोनों में से कोई हो सकता है? तब तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, सुरेश भी कुछ सोचते हुए बोला। और किंग भी क्वीन का साथ दे रहा है, मतलब वो उन दोनों में से कोई लड़का सच में क्वीन के लिए बहुत जरूरी था। अब जब दोनों ताकत साथ में आ गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। तभी नरेश गुस्से से यशराज की तरफ देखकर बोला, तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि वो छोटा सा असिस्टेंट माफिया क्वीन से भी जुड़ा हुआ है? अब बाकी सब भी यशराज को घूरने लगे, वहीं यशराज जो पहले से ही बहुत परेशान था और यहाँ प्रिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए पारस से रिक्वेस्ट करने आया था, क्योंकि उसे पता था कि पारस एक बहुत बड़ा डॉक्टर और साइंटिस्ट है। क्योंकि प्रिया इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं हंस तो वो जिंदगी भर के लिए अपंग बन जाएगी या तो मर जाएगी। ऊपर से उसकी मां भी पुलिस स्टेशन में थी, उसे कुछ देर पहले ही पता चला था। वो जल्द से जल्द उन्हें वहां से बाहर लाना चाहता था, पर यह सिचुएशन उसकी उम्मीद से अलग होती जा रही थी। वो परेशान होकर बोला, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, पर वो उस ईशानी की असिस्टेंट है इतना पता था, और ये भी मुझे पता था कि वो लड़की डॉक्टर ईशा मतलब ईशानी मेहरा मोक्ष राजवंश से प्यार करती है और शायद बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाए। ये बात सुनकर पारस का खून खौल गया। उसने गुस्से से यशराज की कॉलर को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे किसी और की कहने की? वो सिर्फ मेरी होगी, मेरी बटरफ्लाई जो मेरे कैद में रहेगी, समझे? मैं उसे उस मोक्ष राजवंश से छीन लूंगा, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वहीं उसकी गुस्से को देखकर और उसे ऐसे पागलों की तरह बात करता देख सब हैरान थे। वो तो पहले से ही जानते थे कि पारस एक सनकी और पागल साइंटिस्ट है, जो अपनी खुशी के लिए और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे लोगों की जिंदगी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो लोगों को मारने के लिए और भयानक एक्सपेरिमेंट करने के लिए फेमस था। उन सबको पता था इंडिया में जो भयानक वायरस फैल गया था उसे भी इसी सनकी ने बनाकर फैलाया था। तो कौन भला उससे बहस करना चाहेगा? क्या पता उसके पास कोई जहर या वायरस हो जिसे वो आपके शरीर में इंजेक्ट कर दे। ये सच है, मैंने जो सुना है वही बताया है बॉस। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद जांच करके पता करवा सकते हैं, यशराज शांत होकर कब बोला। पारस ने उसे धक्का दे दिया। तभी एक गार्ड भागते हुए आकर रत्नाकर जी से बोला, बॉस महल और सारे बेस पर पुलिस और आर्मी अटैक कर रहे हैं। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? रत्नाकर लगभग चिल्लाते हुए बोला। नरेश और सुरेश भी हैरानी से उस गार्ड को गुस्से से पूछने लगे, जो खुद परेशान था। वो डरते हुए बोला, बॉस सब कुछ मीडिया में है, सब न्यूज में दिखाया जा रहा है। उसकी बात सुनकर सुरेश जी ने जल्दी से अपना फोन निकाला तो उनकी फोन पर असंख्य नोटिफिकेशन भर गया। न्यूज और मीडिया में पूरे सिन्हा फैमिली की कारनामे के बारे में दिखाया जा रहा था। लोग उन्हें मारने की बात कर रहे थे, उन पर थूक रहे थे। लगभग पूरा सोशल मीडिया में लोगों ने उनकी बुराई करने से ही भर दिया था। सब हैरानी और सदमे से न्यूज को देख रहे थे। उनके खिलाफ इतने सारे सबूत कहां से आया? आखिरकार कौन उन्हें बर्बाद करना चाहता है? तभी उन्हें क्वीन की धमकी की याद आई। क्वीन के लिए शायद ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऊपर से राष्ट्रपति भवन से जो निर्देश जारी किया गया था वो उन सबको बर्बाद करने के लिए काफी था। न्यूज में उनकी सारी बड़े पर अटैक को दिखाया जा रहा था। उनका लैब बर्बाद हो रहा था। सभी साइंटिस्ट में से कुछ मर गए थे तो कुछ को अरेस्ट किया जा रहा था। वहीं कुछ जैनट्स जो वहां थे वो भी पता नहीं कैसे मर रहे थे। शायद गोली सीधे गर्दन पर एलिस रही थी जिस वजह से चिप डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये सब देखकर रत्नाकर धाम से नीचे गिर पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इतनी मेहनत से बनाया साम्राज्य इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। रत्नाकर गुस्से से चिल्लाया। उसका गुरूर एक पल में धूल में मिल रहा था, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उस क्वीन को नहीं छोड़ूंगा। तभी यशराज बोला, अगर डॉक्टर ईशा हमारे पास आ गई तो क्वीन भी जरूर आएगी। ऐसे भी ईशानी के साथ काम करने वाला अगर क्वीन का भाई था तो वो ईशानी को बचाने के लिए भी जरूर आएगी। वो लड़की तो राजवंश खानदान की सिक्योरिटी में ना, तो उसे बाहर निकालना इतना आसान कैसे हो सकता है? यशराज एक डेविल स्माइल करके बोला, तो क्या हुआ अगर राजवंश फैमिली उसे सिक्योरिटी दे रही है तो? मेहरा फैमिली तो है ना, अगर हम उन्हें अपने कब्जे में ले लेंगे तो वो डॉक्टर ईशा आई मीन ईशानी मेहरा जरूर बाहर आएगी।
एक साथ हमारा 2 काम हो सकता है। यशराज की बात बाकी सबको भी ठीक लगा। पर रत्नाकर, सुरेश, रमेश गुस्से से जल रहे थे। उनकी सारी इंपॉर्टेंट रिसर्च गवर्नमेंट के जरिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। इतने सालों से उन्होंने जो भी हासिल किया था, सब एक चुटकी में बर्बाद हो रहा था। उन्हें इस वक्त माफिया क्वीन से नफरत हो रही थी। भले ही वो माफिया क्वीन से खौफ खाते हो, ऐसे भी वो अभी कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में खुशी का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे डैनी के साथ खेलकर बहुत खुश हो रहे थे। डैनी भी अपनी भाई बहन को अजीब अजीब तरकीब दिखा रहा था, जो उन बच्चों के लिए किसी काम का नहीं था। डैनी ने अपनी हाथ को लंबा किया और पास से खिलौना उठा लिया और रुद्रांशी के पास फेंक दिया। ये देखकर रुद्रांशी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने फिर से उस छोटे से बॉल को दूर फेंक दिया, ताकि डैनी फिर से अपने हाथ को बड़ा करके उसे खिलौना लेकर दे दे।